परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, संसद में हमारे सीनियर नेता श्री नरेश बंसल जी, एनडीएमए के मेंबर अग्रवाल जी, यहाँ के विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण के सचिव नीतीश कुमार झा जी, चेयरमैन प्रोफेसर घनशाला जी, डीजी दुर्गेश पंत जी, वाइस चेयरमैन एसडीएमए श्री रोहिला जी, यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है मुख्यमंत्री जी का और आयोजकों का कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया और उसमें आपके साथ शिरकत करके दो बातें साझा करने का अवसर भी दिया। ये अभी कहा जा रहा था कि बहुत समय की किल्लत है, ऐसा नहीं है। यहाँ आने के मेरे अनेकों कारण थे। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा संबंध है कि उनको चाहते हुए वो इनकार नहीं कर सकते। तो 2 ही दिन पहले जब उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पत्र लिखा था जो शायद मुझ तक नहीं पहुंच पाया किसी कारण, जिसके कारण थोड़ी सी मुझे अपनी योजना में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा, लेकिन वो मन के ऊपर बोझ हो गया, इसलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दूसरा ये भी कि प्रोफेसर घनशाला ने थोड़े ही समय में जिस प्रकार से इस विश्वविद्यालय को विकसित किया है, ये अपने में एक उदाहरणीय एक प्रतीक है और मुझे लगता है कि दूसरों के लिए भी एक तरह का अनुसरण करने लायक है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज की सेवा करते हुए साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जरिया बनाना। और जब हम करते हैं साइंस और इनोवेशन की बात, तो ये भी एक इनोवेशन का ही विकल्प है जिस पर इन्होंने एक सक्सेस स्टोरी लिखित की है। अब जहां तक इस कार्यक्रम का संबंध है, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि ये कार्यक्रम एक ऐसे समय पे हो रहा है जबकि उत्तराखंड की सिल्वर जुबली का भी आयोजन किया जा रहा है, उसके संबंधी भी कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही साथ जैसे अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सिलकेयारा टनल का जो एक सफल ऑपरेशन रहा था, उसके भी 2 वर्ष मुकम्मल हुए, उसका भी श्रेय आपको जाता है। और इतिहास में सदा जब डिजास्टर की बात की जाएगी तो वो एक रेफरेंस इंसिडेंट रहेगा, और जब वो रेफरेंस इंसिडेंट का जिक्र होगा तो साथ साथ पुष्कर सिंह धामी का भी नाम आएगा। ये शायद आज हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आने वाली नस्लें जब कोई थीसिस लिखेगा, कोई रिसर्च करेगा, डिजास्टर पर शोध करेगा, तो उसे ये महसूस होगा। और ऐसे समय में ये वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट करना अपने में एक महत्वपूर्ण विषय भी बन जाता है और इसका एक सांकेतिक महत्व भी बन जाता है। तीसरी बात यह कि इस तरह की समिट करना विश्व स्तर की, अगर उसके लिए कोई स्थान चिन्हित करना होता तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड से बेहतर कोई हो भी नहीं था सकता, क्योंकि दोनों नदियों के बीच एक तरफ गंगा और एक तरफ जमुना, हमारी तहजीब और सभ्यता संस्कृति की परछाई में बसता है ये क्षेत्र, और साथ ही साथ इस तरह के डिजास्टरों से 2-4 भी रहता है। अब जहां तक उत्तराखंड का ताल्लुक है और इस तरह के दूसरे हिमालयन राज्यों का ताल्लुक है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, मोदी जी के आने के बाद सन 2014 के बाद इस क्षेत्र को अनेकों दृष्टि से प्राथमिकता दी गई है। न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से बल्कि रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से भी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 4थे दर्जे पर है, फिर उठ करके तीसरे, फिर दूसरे और पहले दर्जे पर होगी, तो एक वैज्ञानिक सोच से सीखा जाए तो ये वैल्यू एडिशन कहां से होगा? ये उन साधनों से होगा जिन्हें अभी तक ना पूरी तरह से तलाशा गया ना तराशा गया। उनमें से एक साधन है हमारा समुद्री, हमारे सागरों की संपत्ति। एक ही देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर समुद्र का नाम रखा गया, हिंद महासागर। लगभग 11-12 हजार किलोमीटर हमारा समुद्री तट है, लगभग 12 राज्य उसके किनारे बसते हैं।
अंदर अपार संपत्ति छपी हुई है, उसमें मिनरल्स, मेटल्स, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटीज। अगर उस और हमारा उस तरफ भी डीप ओशन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 2 बार स्वतंत्रता दिवस में की, तो वहां से ये वैल्यू। और दूसरा होगा हिमालय, इसी मंत्रालय के माध्यम से। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अब उत्तराखंड सरकार भी हमारे साथ जुड़ गई है। अरोमा मिशन का प्रारंभ किया, लेवेंडर का एक नया विकल्प बनकर के सामने आया है, जिसमें अभी तक लगभग 3,500 स्टार्टअप्स ने कामयाब तरीके से अपनी जीविका कमानी शुरू की है। और उससे हम 2 चीजें सिद्ध कर पाए जो मेरे मन में हमेशा खटकती थी कि बहुत सारी जगहों पे ये रहता है कि ये जो स्टार्टअप और ये जो नए नए संज्ञाएं हमारे सामने आई हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, पीएचडी चाहिए, बहुत आईटी एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे ये जो 3,500 अभी तक इस तरह से कामयाब स्टार्टअप है जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई। अर्थात कहने का मतलब ये कि तकनीक समझने की कुव्वत हो, क्षमता हो, जुनून हो, वन हैज टू बी ए गुड लर्नर। और सरकार की ओर से पूरा सहयोग भी है, तकनीकी सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी, मार्केट लिंकेज भी। उनके बनाए हुए पदार्थ हम मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। छोटी छोटी शीशियां उनकी बनाई हुई अतर की 15-15 हज़ार की बिक रही हैं, उसको मुंबई और बड़े शहरों की मार्केट तक पहुंचाने का जिम्मा भी सरकार ने लिया हुआ है। और ये काम शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर से। और जब मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की आज से कोई 1.5 बरस पहले, तो अब यहाँ पर भी उसका CSIR के माध्यम से, और अब नीतीश जी भी यहाँ बैठे हैं, तो अगली बार मैं विशेष तरह से CSIR की DG को कहूंगा कि इनसे संपर्क करके उसे किस तरह से आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे ये जो प्रदेश है यहाँ पर अक्सर सरकारी नौकरी का वहम रहता है, तो रोजगार को समझा जाता है सरकारी नौकरी। लेकिन ये हमने एक ऐसा प्रमाणित प्रयोग सामने लाया है जिसके तहत कम से कम 2 या 3 ऐसे मुझे नौजवान मिले जो नौकरियां छोड़ करके इससे जुड़े हैं। बंगलौर से एक BTech, एक MBA। बोले साहब वहां 15-15 घंटे कंपनी के लिए काम करना और जो वेतन मिलता है उससे 3 गुना ज्यादा तो ये कमा रहे हैं। तो ये एग्री स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग, एक नया जॉनर शुरू हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जहां हमने हिमालय की डिजास्टर की चिंता की है, वहां उसके गुणों को भी पहली बार उभार करके देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और अर्थव्यवस्था निर्माण में चैनलाइज करने का प्रयास किया है। अब जहां तक डिजास्टर की बात है और इस गोष्ठी के शीर्षक की बात है, हमारे आंकड़े ये प्रमाणित करते हैं कि पिछले 1 दशक में, क्योंकि बात ज्यादा मैं केंद्रित उत्तराखंड पर ही करूंगा क्योंकि हमारे पास तो सभी राज्यों का आंकड़ा रहता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं और ये केंद्र बिंदु भी है डिजास्टर के, नेचुरल डिजास्टर की दृष्टि से भारत के लिए, तो हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि पिछले 1 दशक में जो हाइड्रोमीटरोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, ये पहाड़ों को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के, रेनफॉल को लेकर के, उसमें उत्तराखंड में बहुत प्रमाणित इजाफा हुआ है। और उसमें 2 बार तो ऐसी घटनाएं भी हुई, 2013 का केदारनाथ क्लाउड बस्ट और 2021 का चमोली की वारदात। और इसके जो हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे विभाग ने जो शोध किया, उसके 3-4 प्रमुख कारण रहे, क्योंकि हमें वो समझ में रहेगा तो हम आगे का उसी तरह से रोड मैप और योजना बना पाएंगे। एक तो जो विश्व भर में, और इसके परिणाम साहब क्या हुआ कि हमारी लैंडस्लाइड्स के वाकयात बढ़ते गए, हमारे फ्लैश फ्लड्स, एक जमाना था आज से 20-25 बरस पहले फ्लैश फ्लड का नाम ही किसी ने नहीं सुना था कि होता क्या है। क्लाउड बस्ट सुना ही नहीं था किसी ने क्या होता है। आजकल तो आम बारिश हो तो तब भी ब्रेकिंग न्यूज कर देते हैं क्लाउड बस्ट हो गया, फिर समझाना पड़ता है साहब ये क्लाउड बस्ट नहीं है, सिर्फ तेज बारिश हुई है, यानी इतना मुंह पे चढ़ गया ये नाम। और इसके कारण है, एक तो पहले तो क्लाइमेट चेंज जो विश्व भर को प्रभावित कर रही है, दूसरा हमारे ग्लेशियर्स का रिट्रीट होना, जो वहां जम जाती है बर्फ, वो भी कम हो रहा है। फिर एक हमारे यहाँ एक टर्म रहती है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जो पिघल जाते हैं ग्लेशियर, क्योंकि जमे रहते हैं सारा, तो यकदम वो बहने लगते हैं, तो वो भी एक सैलाब का, बाढ़ का माध्यम बनते हैं। चौथा है फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम, क्योंकि हमारे हिमालय का पहाड़ उस तरह से कई दूसरी माउंटेन रेंजेस की तुलना में
एक सॉफ्ट रेंज माना जाता है, और उसमें जो जो ये तब्दीली आई है उसकी टोपोग्राफी में, तो ये भी इस तरह की वारदातों में वृद्धि हुई है। पांचवा है डिफॉरेस्टेशन। तो उसको मुझे समझाने की बात नहीं है कि जिस तरह से हमने जंगल काट डाले और या कट गए, और आखिर में जो चिंता का है वो है मैन मेड। बहुत जगहों पे हमने जहां देखा फ्लैश फ्लड्स आए, वहां इंक्रोचमेंट्स हुई थी, पूरे का पूरा नदी का मुंह बंद कर दिया, नाले का मुंह बंद कर दिया, यानी निकास की जगह ही नहीं रखी। सन 2014 में जब श्रीनगर में इतनी बड़ी बाढ़ आई कि सारे के सारे सचिवालय भी पानी में चला गया, विधानसभा की वो इमारत भी पानी में चले गई, सारे मंत्री लोग और सचिव उठ करके दिल्ली आ गए। तो हमारे यहाँ से दिल्ली से हमारे कहा गया कि साहब आप वहां जाके कैंप करिए। तो वहां समझ में आया कि मैं पूछा कि भाई इतने सदियों से ये झेलम नदी चल रही है, तो ये आज क्या हो गया? तो पता चला कि जो उसका निकास का जगह थी, जिसे उड्डाल गेट या कुछ गेट कहते थे, उसके ऊपर भी मॉल बन गए थे। तो कुछ इन चीजों पर हम प्रशासनिक, क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ये अब जिम्मेवारी एनडीएमए की है, ये जिम्मेवारी साइंस टेक्नोलॉजी की है, ये जिम्मेवारी इन्वायरमेंट की है। लेकिन डिजास्टर हुआ क्यों है, उसमें थोड़ा थोड़ा आहुति सबने दी है, और उसमें प्लानर्स की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, और कुछ कुछ हमारी इंटेग्रिटी और नियत की बेईमानी भी है। और इसलिए हमारे जहां तक विभाग का ताल्लुक है, जो क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी भी यहां मौजूद है, जो अभी तक हमने उत्तराखंड में गत 10 वर्षों में जो व्यवस्थाएं की हैं, कुछ उसका और जो हमने पाइपलाइन में रखी हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सारा प्रशासन भी यहाँ है, मुख्यमंत्री जी भी है, ताकि हम इसको एक्सपीडाइट कर सकें। अभी तक हमने यहाँ पर 33 मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज कायम की हैं जो मौसम को लेकर के, उसमें से 8 हैं जो आईएमडी के अंडर हैं और 25 राज्य सरकार के सहयोग से। इसी प्रकार रेडियो साउंड, रेडियो विंड स्टेशंस, वो जो बैलून सा चलता है, वो भी हमने एक यहाँ कायम किया है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और ऑटोमेटिक रेन गॉजेस। वेदर स्टेशंस यहाँ पर कुल मिलाकर के कोई 150 हैं, 32 उसमें आईएमडी के प्रशासन में चल रहे हैं और 107 स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर किए गए हैं। और जो ऑटोमेटिक रेन गॉजेज हैं वो 20 आईएमडी के तहत और 28 राज्य सरकार के तहत। एक रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हुआ है 71, वो भी हमने उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड हमारी प्राथमिकता में है जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट का ताल्लुक है, क्योंकि हर वर्ष जिस प्रकार का यहां हो रहा है, और यहां केवल व्यवस्था और डिजास्टर की रोकथाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि यहीं से हम जो अनुभव मिलता है वो हम दूसरे राज्यों में रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक तरह की लेबोरेटरी भी है, प्रयोगशाला भी है। इसी तरह से एक हमने नया योजना शुरू की है, डिस्ट्रिक्ट रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, और वो उत्तराखंड में अभी तक हमने 71 स्थानों पे कायम किया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हम कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे चलाएं, ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी हो। क्योंकि उस दिन मैं राजस्थान में था तो एक पत्रकार महिला बोली कि साहब किसानों के लिए कोई नहीं हो रहा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने कहा इसका मतलब गलती हमारी है, ये कमी हमसे रह गई। मैंने आके सचिव महोदय को कहा कि हमने किसानों के लिए ऐप शुरू की है, मेघदूत ऐप, हर सप्ताह एसएमएस भेजे जाते हैं, लेकिन चूंकि जानकारी का अभाव है तो उन्हें मालूम नहीं रहता कि वेबसाइट देखना है या मोबाइल से क्या उसको एक्सेस करना है। और 2025 यानी इसी वर्ष कुछ महीने पहले हमने एक ब्लॉक लेवल रेन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है, जो ब्लॉक तक, पहले तो हम जिला स्तर पर थे, अब ब्लॉक पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी हम ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं। उसमें हमने पंचायती राज मंत्रालय जो केंद्र का है उसका भी सौजन्य लिया है, जो कृषि मंत्रालय है उसका भी, और योजना ये है कि ब्लॉक के बाद हम पंचायत तक जाएंगे। इसी प्रकार अगर आने वाले समय में, और एक हमारा जो रडार का सिस्टम है, हमने हाल ही में 3 रडार यहां पर स्थापित किए हैं, एक सुरकंदा जी में, एक मुक्तेश्वर में और एक लैंसडाउन में, और नए 3 और हमारे योजना में है। क्योंकि जब ये समिट हो रही है, वर्ल्ड डिजास्टर हो रही है उत्तराखंड में, तो बोले साहब दिल्ली से दौड़ते हुए आए तो क्या लेके आए। तो मैं ये भी घोषणा करना चाहूंगा कि बहुत जल्द हम 3 और
मुख्यमंत्री जी के सामने समर्पित करते हैं। एक रहेगा हरिद्वार में, एक रहेगा पंतनगर में, एक औली में। और इसके साथ साथ अभी तक 10 वर्षों में जो हमारी प्रगति रही है उसमें 30% हमारी रेन फोरकास्ट की क्षमता में इजाफा हुआ है। अब क्लाउड बस में दिक्कत क्या हो रही है कि उसका पूरी तरह से फोरकास्ट हो नहीं पाता, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस के कारण एकदम बादल इकट्ठा हो जाता है और ऐसे नीचे गिर जाता है। तो लेकिन उसके लिए भी हमने एक हिमालयन स्टडी शुरू की है कि कम से कम उन फैक्टर्स का अध्ययन किया जा सके विच कुड कंट्रीब्यूट टू द क्लाउड बस, ताकि संभावना है इतनी जानकारी वहां पर विभाग को दी जा सके। इसी तरह जिला स्तर पर हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, यहां भी है, वो वेबसाइट्स हैं और व्हाट्सएप है। उसका नाम है नाउकास्ट, यानी 3 घंटे का फोरकास्ट। अब मुंबई जैसे शुरुआत हमने की थी मुंबई से और चेन्नई से, क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती थी, मानसून 2-2 बार होता है साल में। तो इस कदर वो विश्वसनीय है कि घर से निकलने से पहले लोग बाग वहां पर घड़ी में ऐप देखते हैं कि छतरी लेके जाना कि नहीं जाना। तो हर 3-3 घंटे का वो आपको, अब चूंकि वहां की सफलता के बाद बाकी शहरों से भी, बाकी जगहों से भी आई, तो यहां पर हम उसको जिला स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। आगे चल करके योजना रहेगी कि उसे भी नीचे तक ले जाया जा सके। इसी तरह से एनडीएमए और अर्थ साइंसेस, 2 अन्य संस्थाओं के सौजन्य से फॉरेस्ट फायर वेदर सर्विसेज, एनडीएमए के हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनको इसकी जानकारी है, वो आपको बताएंगे भी कि जो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन रहती है, जंगलों में आग लगती है, उसके लिए भी एक योजना। तो ये देखा जाए तो होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ साइंस, होल ऑफ सोसाइटी का एक बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है। ये सारी एजेंसीज मिलकर के इस पर काम कर रही हैं। और जहां तक एविएशन सेक्टर का ताल्लुक है, हमने देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ 3 जगह पर डेडिकेटेड हवाई जहाजों के लिए व्यवस्था स्थापित की है। और हेलीकॉप्टर के लिए 3 जगह, केदारनाथ, शस्त्रधारा और सिरसी में। तो लेकिन आगे चल करके ये नहीं है कि यहीं पर हम खत्म कर देंगे, ये अभी तक हुआ है, क्योंकि जहां जहां लगा कि वल्नरेबिलिटी ज्यादा है वहां पर हमने इसको ज्यादा तेजी से करने का प्रयास किया है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी जो अनुभव है उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और हम भी अब आने वाले समय में हम कुछ और जो योजनाएं बना सकते हैं, और चूंकि इस गोष्ठी में सारे स्टेक होल्डर्स भी रहेंगे, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पहले से बहुत ज्यादा विश्वसनीय हुए, लेकिन उसमें जितना विकास किया जाए उतना कम रहेगा। तो कोशिश रहेगी कि आगे भी उसमें विकास हो। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे आईएमडी से टाइमली अलर्ट्स तो आ जाते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता। वो कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि इसमें प्रशासन का भी योगदान रहेगा। अभी हाल ही में जो ये बहुत बड़ी कैलेमिटी आई है, उत्तराखंड में भी, जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में, तो एक जम्मू कश्मीर के एक जिले में एक नवयुवती आईएएस अधिकारी, कलेक्टर थी। उसने जब देखा कि हमारे यहाँ जब रेड अलर्ट देता है एमडी, तो उसका अर्थ ये होता है कि जो सार्वजनिक स्थानों में आवाजाही तुरंत बंद कर दी जाए, चाहे वो हाईवे है, चाहे वो मार्केट प्लेस है, या कोई पगडंडी वाला ऐसा इलाका है, या कोई यात्रा है। तो वहां पर उसने सुबह देखते ही उसका पालन करते हुए गाइडलाइन का नेशनल हाईवे बंद कर दिया। बहुत हाहाकार हुआ, हमारे ही कार्यकर्ता नाराज हो गए, मुझे फोन करने लगे, अरे साहब कैसी महिला है सिर फ्री, जब होगा तब कोई देखेगा, पहले से ही सुबह से 7 बजे से गाड़ियां रोक ली। तो हमने कहा भाई हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसने तो नियम का पालन किया है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि दिन के चलते चलते दोपहर में 3-4 बजे एक जगह पूरा का पूरा हाईवे धंस गया, और अगर वो बंद नहीं की होती तो 7-8 गाड़ियां साथ ही चले जाती। तो इसलिए हमारा ये भी आग्रह रहेगा कि जो आईएमडी के आते हैं अलर्ट्स, और समय समय पर आते हैं, वो ईमेल पे भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, और जितने जितने संबंधित विभाग हैं वहां भी जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए। और दूसरा, एक लैंड यूज रेगुलेशंस जारी की गई हैं, उसमें एनडीए भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, और उसमें हमने जो अर्बन डेवलपमेंट का विभाग है उनको भी किया। उसका पालन
थोड़ा सा संजीदगी से किया जाए। जब हम स्वयं ही नहीं करते तो, और एक है कम्युनिटी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लोगों को किस तरह से, और पांचवा जो हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी शुरू हुई है कुछ एक हमारे प्रदेशों, क्योंकि नए नए हाईवे बन रहे हैं, तो इलीगल माइनिंग शुरू कर दी। हमारे ही लोग करते हैं। तो मैं एक जगह गया, तो जब ये पिछली बार आपदा आई और बाढ़ आए, तो हमारे लोग फोन करने लगे, साहब ये रुकवाइए। मैं कहा भाई किसको रुकवाऊं, आप ही तो कर रहे हो। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि जब हम इलीगल माइनिंग करते हैं, एक जगह 2 साल पुराना एक फ्लाईओवर बना हुआ था, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में घूमा, सबसे ज्यादा इस वक्त क्षति पहुंची पंजाब में, ये फ्लैश फ्लड में 15 पैनल थे उसके, 13 खा गए थे। 1.5 साल में ही 13 उखाड़ डाले। तो वो मुझे जो वहां NHAI वाले थे, उन्होंने कहा साहब ये देखिए, तो किसको कहें, आप ही के लोग हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने ऊपर भी संयम रखें। और मैंने फिर वहां जाकर के कहा उनको कि भाई देखिए, जब हम ये करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है 4 पैसे कमा लिए, जा रही है किसी की गाड़ी तो ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं किसी दिन हमारी गाड़ी, हमारे बच्चे भी उसी पुल के ऊपर से होकर गुजर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी एजुकेशन और प्रिपेयर्डनेस, और बाकी जहां तक कुल मिलाकर के, जहां तक अभी चूंकि ये वर्ल्ड समिट है, तो डिजास्टर, मॉर्टेलिटी, इकोनॉमिक लॉसेस, लाइवलीहुड डिसरप्शन, ये जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं विश्व स्तर पर, भारत उसमें भी सक्रिय है। बल्कि भारत के ही प्रधानमंत्री थे मोदी जी, जिन्होंने COP20 में कहा था कि नेट जीरो बाई 2070 का हम भारत के लिए टारगेट रखते हैं। और इसलिए मैं एक बार पुनः बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आयोजकों को। ये जो आपका कार्यक्रम है, ये जो गोष्ठी है, ये एक ही समय में ये अलाइड है मिशन मौसम के साथ भी जो हमने शुरू किया है, ये उसके साथ भी जुड़ी हुई है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी जुड़ी है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी जनरेट करना, इकोनॉमी जो जाया हो रही है उसको भी बचाया जाए, तो वो भी उसी पूल में जाता है। और साथ ही साथ चूंकि अब हमारी सेवाएं NDMA के भी और दूसरे इदारों के भी पड़ोसी देशों को भी मिल रही हैं, तो आपकी ये गोष्ठी विश्व बंधु भारत के मंत्र पर भी पूरा उतरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आपको विदित